जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है और इस ट्रांसलेशन के सीरीज में हम लोग अब तक पूरा प्रेजेंट टेंस और पूरा पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं और आज से हम लोग फ्यूचर टेंस की शुरुआत करने चल रहे हैं। यहाँ पर बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों का अनुवाद रहेगा, जो कि अनुवाद आपको चुटकियों में सीख जाएंगे, यानी बहुत आसान से आसान भाषा में। अगर आप लोग पहले के चैनल को, पहले के क्लासेस को पढ़ें तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेसिक भाषा से शुरुआत करता हूँ और आपको स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर के जाता हूँ। तो ऐसे ही आप ग्रामर के समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है और यहाँ से हम देखते हैं बेटा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रिकैप हम लोग थोड़ा सा इससे पहले कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेटा इससे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, मतलब दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में पूरा प्रेजेंट और पास्ट टेंस भी आप लोगों को दिया गया है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस आप लोगों को पूरा पढ़ाया जा चुका है। मैं बता दूं आपको हर टॉपिक वाइज बेटा, ग्रामर का जो भी मैं टॉपिक कराता हूं उसके बाद में उसका एमसीक्यू आप लोगों को ज़रूर करवाया जा रहा है। तो आप लोग चाहे कॉम्पिटिटिव में हो चाहे स्कूल लेवल में हो, सबके लिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार सीरीज रहने वाली है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट का लिंक और आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दी गई है, आप वहां से समस्त पूर्व की क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी जानकारी को बूस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहां से शुरुआत कर रहे हैं आगे की चीज़ों को और देखते हैं क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित और टेंस मतलब होता है काल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या होता है बेटा? अनिश्चित भविष्य काल। एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो पूरा आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस आपका पूर्व की योजनाओं पर आधारित होता है। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कल जाऊँगा, वह आएगा, तो यहाँ क्या है? यहाँ पर आप लोगों का पूरी तरीके से योजना है, पहले से ही योजना बनाई जा रही है, कल्पना की जा रही है। हो सकता है कि भविष्य में यानी कल को वो ना भी हो। तो यहाँ पर आप ये मत समझना कि सब कुछ वास्तविक है। यहाँ पर जिस कार्य की बात की जा रही है वो कार्य पूरी होने की संभावना होती है, मतलब संभाव्य होता है। तो इस प्रकार से बेटा अब इसका पहचान देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्दांश आते हों वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ध्यान रखना है, आप लोग देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कहा गया कि वाक्य की क्रियाओं के अंत में, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में भी कहा गया कि वाक्य की क्रियाओं के अंत में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी कहा जा रहा है वाक्य की क्रियाओं के अंत में। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर कहा जाए वाक्य के अंत में, तो क्या फ्यूचर टेंस का कोई भी वाक्य टेंस ऐसा है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, क्या कोई टेंस ऐसा है जिसके अंत में गा, गी, गे नहीं आएगा? भैया जा चुका होगा तब भी गा आ रहा है, और अगर कहा जाए जा रहा होगा तब भी गा आएगा, और जाएगा कहा गया तब भी गा आ रहा है। तो जब क्रिया के अंत में गा, गी, गे होगा तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। और अगर क्रिया के अंत में गा, गी, गे नहीं है, वाक्य के अंत में कोई बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वो आप गलत हो जाएंगे वहाँ पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में अफर्मेटिव का रूल। आशा है पहचान आपको समझ में आ गया होगा। रूल देखते हैं अफर्मेटिव का। तो यहाँ पर क्या है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। यहाँ पर रूल है कि आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? तो शैल का प्रयोग होगा। आई तथा वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, इससे पहले हम लोग जब चल रहे थे तो चाहे प्रेजेंट टेंस रहा हो चाहे पास्ट टेंस रहा हो, हम लोग सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब लगाते थे वो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार लगाते थे, मतलब वचन के अनुसार लगाते थे।
अगर सब्जेक्ट एक वचन का होता था तो एक वचन की सहायक क्रिया लेते थे, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन का होता था तो सब बहुवचन की सहायक क्रिया लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वचन के अनुसार नहीं है। देखिए, आई आपका सिंगुलर आ रहा है, वी आपका प्लूरल आ रहा है, अगर इस अकॉर्डिंग देखें। या फिर अगर हम देखें ही, सी, इट, दे, तो भैया ही भी सिंगुलर है, सी और इट सिंगुलर है, लेकिन दे क्या है, प्लूरल है। यू क्या है, यू के साथ हमेशा प्लूरल नंबर का ही वर्ब लगा हुआ है, तो यू भी आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर बेटा आपको ध्यान देना है, पर्सन के अनुसार लग रहा है, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल लगेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में क्या है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल है और अन्य यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं बेटा अगला रूल। अगला क्या कह रहा है कि इस काल के सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सा फॉर्म लगेगा, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक देखिए जो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। धमकी, मान लीजिए वाक्य में कोई धमकी दिया गया है, या दृढ़ निश्चय। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एम्फेटाइज सेंटेंस पढ़ा था, यानी दृढ़तावाचक वाक्य पढ़े थे। आपने पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था और इसमें भी। तो देखिए, दृढ़ निश्चय होने पर, धमकी या दृढ़ निश्चय होने पर आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, मतलब सहायक क्रिया पलट गई। अन्य के साथ में अभी तक हम लोग विल लगाते थे और आई और वी के साथ में हम लोग सेल लगाते थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ सहायक क्रिया पलट गई, आई और वी के साथ में विल हो गया, और अन्य कर्ताओं या लोगों के साथ में क्या हो गया, विल का, सेल का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। अगर कोई नॉर्मल भाव है, साधारण भाव है, तो उसके लिए आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। लेकिन यदि वाक्य में धमकी है या दृढ़ निश्चय है, तो ऐसी स्थिति में आई और वी के साथ में विल लगेगा, बाकी सबके साथ सेल लगेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर और देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस में कल की इंग्लिश टुमारो, फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो तथा तक की अंग्रेजी बाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, कल के लिए टुमारो और तक के लिए बाई। ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन कल की इंग्लिश टुमारो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आप लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, और पास्ट टेंस में कल की इंग्लिश क्या लिखी जाती है, तो एस्टरडे लिखी जाती है। और पास्ट टेंस में तक की इंग्लिश क्या लिखी जाती है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले बताया है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग खटाखट बता दीजिएगा कि कौन सा अंग्रेजी हम लोग, कौन सा शब्द लेते हैं पास्ट टेंस में तक के लिए। चलिए मैं बता देता हूं कि प्रेजेंट में आपको यट लिखते हैं और फ्यूचर में बाई, लेकिन पास्ट वाला आप लोग ही बताएंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए में क्या होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपका विल या सेल होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर वर्ड हो जाएगा। अब बेटा इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स से अभी सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, मैं आज एक पत्र लिखूंगा, तो कौन लिखेगा, मैं। क्या कह रहा है कि मैं आज एक पत्र लिखूंगा, तो कौन लिखेगा, मैं यानी आई। अब इसमें कोई धमकी या दृढ़ निश्चय नहीं है, तो क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। और क्या करूंगा, तो लिखूंगा, लिखने की अंग्रेजी क्या होगी, राइट होगी। क्या लिखूंगा, एक पत्र यानी ए लेटर। कब लिखूंगा, तो आज, यानी आई शैल राइट ए लेटर टुडे। ठीक है, तो ये आपका बना। दूसरा देखिए, वह कल अपने भाई के साथ आगरा जाएगा, तो कौन जाएगा, वह के लिए क्या होगा, ही। उसके बाद में क्या होगा, विल गो, ही विल गो, यानी वह जाएगा कहाँ पर, आगरा, तो टू आगरा। ही विल गो टू आगरा विथ हिज ब्रदर टुमारो। इसमें कोई धमकी या दृढ़ निश्चय का बात नहीं है, इसलिए ही के साथ विल हुआ। अगले एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया कि रोहन आज मुझसे अवश्य मिलेगा, तो बेटा रोहन आज मुझसे अवश्य मिलेगा, इसमें क्या हुआ, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अवश्य लगा है, मतलब दृढ़तावाचक वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, रोहन। और दृढ़ है तो सेल लग गया, और मिलना का मीट होता है मी टुडे, रोहन सेल मीट मी टुडे। यहाँ अवश्य की इंग्लिश आपको कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर क्या है, धमकी है।
क्या है, धमकी है। तो इसलिए आई तो लिखा गया, लेकिन आई के साथ में सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया गया, शैल नहीं लगा। तो जब धमकी होता है तो विल लगता है, तो आई विल किल यू क्या हो जाएगा बेटा, आई विल किल यू, ये आपका इसका बनेगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, निगेटिव सेंटेंस कहता है इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय विल या शैल के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में विल या शैल होगा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर बेटा नॉट मैंने नहीं लिखा है, इसके लिए आप लोग यहाँ पर नॉट बढ़ा लीजिए। वही मैं सोच रहा था कि नॉट में कहाँ लेकर के गया। तो विल या शैल के बाद नॉट होगा, उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स से। तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, सभी बच्चे कल घूमने नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कहीं पिकनिक जा रहे हैं तो सभी लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग नहीं जाएंगे, उसी की बात हो रही है। तो कौन नहीं जाएगा, तो सभी बच्चे यानी ऑल बॉयज़। क्या हुआ, ऑल चिल्ड्रन या ऑल बॉयज़। अब देखिए विल नॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि आई या वी तो है नहीं और कोई धमकी या दृढ़ निश्चय भी नहीं है। तो ऑल बॉयज़ विल नॉट गो टू वॉक यानी घूमने। देखिए दो वर्ब एक साथ ले रहे हैं तो बीच में प्रीपोजिशन टू लगेगा। तो क्या हो गया, ये आपका टू इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटिव बन रहा है। टू वॉक मतलब घूमने, टुमारो यानी कि कल। ऑल बॉयज़ विल नॉट गो टू वॉक टुमारो, सभी बच्चे कल घूमने नहीं जाएंगे। फिर कहा गया मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो कौन नहीं जाएगा, तो मैं यानी आई। उसके बाद में शैल लगेगा, फिर नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो आई शैल नॉट। उसके बाद में गो हो जाएगा, टू दिल्ली हो जाएगा और टुमारो हो जाएगा। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब मैं कल दिल्ली घूमने नहीं जाऊंगा। ये आप लोगों का बन गया किसका, तो ये इस वाले का बन गया। अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव आशा है समझ में आ गया होगा। और अगर नेवर आ रहा है तो नेवर वाले के लिए क्या होगा, नेवर वाले के लिए जहां हम लोग नॉट लगाते हैं वहीं पर नेवर लगा देंगे, बस वो हमारा नेवर वाले का बन जाएगा। देखते हैं इसको। तो कह रहे हैं कि क्या से शुरू होने पर, मतलब इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद विल या शैल से शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे, विल या शैल से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। क्या करेंगे, सबसे पहले विल या शैल होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड हो जाएगा। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, इसका एग्जाम्पल्स कह रहा है क्या शेर जंगल में दहाड़ेगा, क्या शेर जंगल में दहाड़ेगा। तो क्या के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले विल लिख लिए। अब कौन दहाड़ेगा, तो शेर तो द लायन हो गया। दहाड़ना का होता है रोअर, और कहाँ पर, इन द फॉरेस्ट, यानी विल द लायन रोअर इन द फॉरेस्ट। अगला कह रहा है क्या हम कल बाजार जाएंगे। तो कौन जाएगा, तो हम के लिए वी होगा और वी के अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, शैल हो जाएगा। तो शैल वी गो टू मार्केट टुमारो। क्या हो जाएगा कि शैल वी गो टू मार्केट टुमारो, क्या हम कल बाजार जाएंगे। चलिए अब अंत तक जुड़े रहिएगा और मैं अभी आप लोगों को एक अच्छा सा कोटेशन सुनाऊंगा जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए जुड़े रहते हैं और देखते हैं। अब इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं वाक्य, इसमें देखते हैं कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होने पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। अगर मान लीजिए वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर विल या शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड होगा। ठीक है, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि वह यहाँ कहाँ रहेगा, वह यहाँ कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले देखिए
वह मतलब कहाँ शब्द आपका प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेयर। फिर क्या हो जाएगा विल, उसके बाद में कौन रहेगा तो ही यानी वह, व्हेयर विल ही, और रहना का लिव होता है, हियर मतलब यहाँ, व्हेयर विल ही लिव हियर मतलब वह यहाँ कहाँ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बेटा आपके पिता होना चाहिए जो कि मिस हो गया है, आप इसको बढ़ा लीजिएगा, मतलब आपके पिता कार्यालय कब जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जब पिता मैंने लिखा दिया है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन व्हेन हम लोग लिख लेंगे कब की इंग्लिश। अब कौन जाएगा तो आपके पिताजी, आपके पिताजी जाएंगे, तो यानी योर फादर है, इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी विल, तो व्हेयर विल योर फादर क्या करेंगे जाएंगे तो गो टू ऑफिस, व्हेयर विल योर फादर गो टू ऑफिस। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग इसके बाद में यहाँ से देखते हैं, कहाँ से, ये वाला, तो प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपका वाक्य प्रश्नवाचक भी है और उसके साथ साथ नकारात्मक भी है तो नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर विल या शैल हो जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, और फिर नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर वर्ड होगा। क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलते हैं इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे। मान लीजिए आपने कहा कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे। तो सबसे पहले क्या होगा व्हाई, क्योंकि क्यों इसमें लगा हुआ है। अब कौन नहीं जाएगा तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी विल, यानी, और उसके बाद यू यानी विल यू, व्हाई विल यू नॉट, फिर जाना का क्या होगा गो टू स्कूल टुमारो, व्हाई विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ये आपका इसका बनेगा। फिर कहा गया वह कल अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूर्ण करेगा, तो कौन नहीं पूर्ण करेगा तो वह हो जाएगा। वह के लिए क्या होगा, मतलब क्यों है, तो सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, वह के लिए ही होगा, और ही के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी तो विल लगेगा, व्हाई विल ही नॉट, और पूरा करने का कंप्लीट, फिर क्या अपना गृह कार्य तो हिज होमवर्क, कब तक तो कल तक, बाई टुमारो, व्हाई विल ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क बाई टुमारो, वह अपना गृह कार्य कल तक क्यों नहीं पूरा करेगा। अब देखते हैं हम लोग वाक्य में कौन वाले पर, तो क्या करेंगे, वाक्य में कौन होने पर सबसे पहले हु लिख करके विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हु लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा हु होगा, उसके बाद में विल होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर वर्ड होगा, यानी हु प्लस विल या विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये आप लोगों का होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, कल इसे कौन करेगा। मान लीजिए कोई कार्य है तो उसके लिए पूछा जा रहा है कि कल इसे कौन करेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हु, फिर विल, फिर डू इट टुमारो, हु विल डू इट टुमारो, कल इसे कौन करेगा। या कह दिया जाए उसे कौन नहीं बुलाएगा, तो कौन लगा है तो हु लिखेंगे, विल लिखेंगे, और नहीं भी लगा है तो नॉट यहीं पर लिख लेंगे, तो हु विल नॉट कॉल हिम, उसे कौन नहीं बुलाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं बेटा कितना कितनी कितने वाला, ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, और बार बार इसीलिए मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ। कितना कितनी कितने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हाउ मेनी या हाउ मच लिखेंगे। काउंटेबल है तो हाउ मेनी, और अगर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कौन सा कौन सी कौन से के लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं। अगर कौन सा कौन सी कौन से है तो उसके लिए क्या करेंगे व्हिच का प्रयोग करेंगे। किसका किसकी किसके के लिए हुज का प्रयोग करेंगे। और अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इनसे संबंधित जो भी संज्ञा शब्द होगा ना उस संज्ञा शब्द को लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलते हैं एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तुम कल कितना पाठ याद करोगे, तो कौन याद करेगा तो तुम।
अच्छा क्या है, कितना शब्द है ना, कितना शब्द है। इसके बाद में संज्ञा शब्द है पाठ, तो क्या करेंगे, पाठ को गिना जा सकता है, इसलिए क्या होगा, हाउ मेनी लेसन। हाउ मेनी लेसन कौन याद करेगा, तो तुम के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी, विल, उसके बाद यू लगेगा। हाउ मेनी लेसन विल यू, फिर क्या होगा, लर्न टुमारो। हाउ मेनी लेसन विल यू लर्न टुमारो, तुम कल कितना पाठ याद करोगे। ऐसे कहा गया कि तुम कितना दही पियोगे। अब देखिए कितना शब्द है, उसके बाद में दही शब्द है, तो दही क्या है, दही आपका अनकाउंटेबल है। दही क्या है, अनकाउंटेबल है, दही को आप गिन नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाउ मच का प्रयोग करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा, हाउ मच कर्ड, फिर विल यू ड्रिंक। कर्ड मतलब दही होता है, तो तुम कल कितना दही पियोगे। अब इसके बाद में देखते हैं, अगला है कि आज धोबी किसका कपड़ा धोएगा। तो देखिए यहाँ पर किसका शब्द है, तो किसका के लिए क्या करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में कपड़ा शब्द है, उसके लिए क्लॉथ का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हुज क्लॉथ, कौन धोएगा, वाशरमैन यानी धोबी, उसके अनुसार सहायक क्रिया लग जाएगी, विल वॉश टुडे। धोबी कल किसका कपड़ा धोएगा। फिर क्या है, कल अध्यापक कौन सा पाठ पढ़ाएंगे। तो कौन सा के लिए क्या लगेगा, व्हिच, और पाठ यानी लेसन, व्हिच लेसन विल, टीचर के अनुसार विल टीचर टीच टुमारो। व्हिच लेसन विल टीचर टीच टुमारो। अब देखिए, अब इसके बाद में आप लोग यहाँ देखिए, अगर बेटा अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मुझे याद है कि मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि मैं आपको एक कोटेशन सुनाऊंगा। तो क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ये कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा आपको क्लास। अपने मित्रों को सजेस्ट कीजिए। और अब बारी आती है कोटेशन की। तो कोटेशन सुन लीजिए, बहुत अच्छा है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राढ़ कहाँ तक पाला जाए। क्या कहा कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राढ़ कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब की बार पूरी तैयारी के साथ उतरना है और बेहतरीन अंकों के साथ परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। इसलिए आप लोगों को अंत तक ऐसे हर क्लासेस में जुड़े रहना है और इन्जॉय करते रहना है। यकीन मानिए इंग्लिश आपको एकदम से बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि जब आप ग्रामर में बेसिक से पढ़ रहे हैं तो फिर आपका कुछ छूट नहीं सकता। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल अगले क्लास में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के साथ शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।